बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, यूनिट नंबर 10 फोर्स एंड प्रेशर हमारा कंटिन्यू है और इस वक्त हम आपके सामने लेक्चर नंबर 19 के साथ मौजूद हैं। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लिक्विड प्रेशर। हमारी आम रूटीन में कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की और लिक्विड प्रेशर की, इसका अंदाज़ा तो आपको पिछली क्लासेस अटेंड करके हो ही चुका होगा। देखिए, हमारे पास आम तौर पे टॉयज़ में या किसी और जगहों पे एक रबर सकर इस्तेमाल होता है। रबर सकर की हम एक आपको पिक्चर अभी दिखाते हैं। ये रबर सकर क्या होता है कि ये जब किसी सरफेस को के ऊपर रख के उसको प्रेस किया जाता है, तो चूंकि हम हर जगह हवा को यानी पाते हैं, हर जगह मौजूद होती है हवा, हम जब उसको प्रेस करते हैं तो हवा वहाँ से एस्केप आउट हो जाती है और जब हम इसको छोड़ते हैं तो वहाँ पे एम्प्टी स्पेस आ जाता है। ये एम्प्टी स्पेस चूँकि एक हवा यहाँ से निकल चुकी है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाता, और जब अप्लाई नहीं होता तो अंदर कोई यानी उसके वो जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे कोई प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा जो इसको बाहर की तरफ लगाए, बल्कि होता ये कि ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस रबर सकर के ऊपर लग रहा है वो इसको इतना ज़्यादा फोर्स करता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से ये इसको दबा के रखता है और ये नहीं निकल पाता। इसको ओपन करने के लिए एक वॉल्व लगा हुआ होता है, छोटी सी बारीक सा होल होता है। इस होल को हम एज अ वॉल्व इस्तेमाल कर सकते हैं और जब वहाँ से उसको एयर इनसाइड दी सकर अलाउ किया जाता है तो फिर ये दोबारा से यानी एयर जैसी वहाँ पहुँचती है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाती है और वहाँ से उसको वापस ले आती है। इसी तरह हमारे पास कॉमन पंप और पावर पंप भी इस्तेमाल होते हैं जो हमारे पास लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के उसूलों पर काम करते हैं, और इसकी भी हम आपको पिक्चर अभी भेजते हैं इंशाल्लाह इसके साथ ही, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रेशर जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा आपने ग्लास जार्स देखे होंगे जिसमें कोई शहद या कोई खाने पीने की चीज़ें रखी होती हैं, उसके ऊपर एक ग्लास जार के ऊपर एक टिन का लिड होता है और या फिर ग्लास ही का लिड होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि उसके चारों तरफ एक रबर की सीलिंग होती है। वो रबर की सीलिंग क्या करती है कि एक जगह जब जाके वो फिट होती है तो वो चूंकि उसमें फ्लैक्सिबिलिटी होती है, उसको हम थोड़ा सा हल्का सा फॉर्मली प्रेस करते हैं। प्रेस करने की वजह से क्या होता है कि उसकी एक स्पेस में जो इसके चारों तरफ एक स्पेस होती है वहां से एयर एस्केप आउट हो जाती है। जब वो एस्केप आउट हो जाती है तो वहां पे एम्प्टी स्पेस आ जाती है, तो वो बिल्कुल रबर सगर की तरह वर्क करता है और वहां से वो उसको बिल्कुल पैक कर देता है अपना, वहां हवा वहां से जा सकती है ना आ सकती है। तो इस तरह से वो जो चीज़ उसके अंदर या जो भी खाने पीने की चीज़ें उसके अंदर रखी हैं वो महफूज हो जाती हैं कीड़े मकोड़ों से भी और हवा से भी। ये हमारे पास ये एक चीज़ है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के उसूलों पर काम करती है। आइए इनकी थोड़ी सी पिक्चर्स आपके सामने पेश करते हैं ताकि ये बातें आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएं। इन तमाम पिक्चर्स को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह से वर्क करता है, हमारी रूटीन में किस तरह से शामिल है। आइए अब बात करते हैं एरोसोल्स की। एरोसोल्स क्या होते हैं? एरोसोल्स हैं सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर और अनदर गैस। थोड़ा सा आपको एरोसोल्स के बारे में शायद कंफ्यूजन हो कि व्हाट आर दी एरोसोल्स। इससे पहले आपने शायद एरोसोल्स का वर्ड सुना या नहीं सुना, लेकिन हम आपको बताते चलें कि एरोसोल्स इस वक्त दुनिया में बेइंतहा इस्तेमाल हो रहा है और ये एरोसोल्स जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर की वजह से वर्क कर रहा है। देखिए,
आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जो हवा में सस्पेंड होती हुई नजर आती हैं, जैसे फॉग, मिस्ट, डस्ट या गीजर की स्टीम, गीजर स्टीम जिसे कहते हैं। इन तमाम चीजों को आपने हवा में कहीं सस्पेंड होते हुए देखा होगा। These are one of the type of the aerosols। क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है? सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और द लिक्विड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स में आपके पास डस्ट आ गया और लिक्विड ड्रॉपलेट्स में आपके पास फॉग है, मिस्ट है और गीजर स्टीम है। ये तमाम की तमाम कहीं सस्पेंड हो जाती हैं और हमें विजिबल होती हैं बाज़ जगहों पे, और बाज़ औक़ात नहीं भी होती। तो ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जो एरोसोल्स कहलाती हैं और इनको कहते हैं नेचुरल एरोसोल्स। और कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिनको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल, और उसमें हमारे पास क्या आता है कि पर्टिकुलर एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं और स्मोक वगैरह होता है जो हमारे पोल्यूशन की वजह से कहीं हमें नज़र आता है। कूड़ा जल रहा है, हीप्स ऑफ रबिश, ये तमाम चीज़ें उनकी वजह से जो ऊपर आसमान की तरफ जाता हुआ हमें धुआं नज़र आ रहा है, दैट आर कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स। इस वक्त जो हम आपके सामने बात कर रहे हैं वो नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम आपके सामने एक उस एरोसोल की बात कर रहे हैं जो स्प्रे की सूरत में आपके घरों में मौजूद है। कहीं आप स्प्रे कर रहे हैं इंसेक्ट को यानी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कहीं मच्छरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं आप बॉडी स्प्रे या परफ्यूम्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या कहीं स्प्रे पेंट में आप इस्तेमाल करते हैं। दीज आर वन ऑफ द वे टू डिस्क्राइब द एरोसोल्स। आइए सबसे पहले हम आपको इसकी एक पिक्चर दिखाते हैं ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। आइए अब इस बात को यहां पर समझते हैं जो हमने यहां पे एक डायग्राम बनाई है। देखिए यहां पे दो डायग्राम्स हैं। ये हमने एक कंटेनर बनाया है जो कि एरोसोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर हमने दो चीज़ें ऐड की हैं, यानी जिस चीज़ का हमें स्प्रे करना है, एक तो वो हमारे पास प्रोपेलेंट मिक्सचर है। दूसरी बात ये है कि इसमें एक लिक्विफाइड गैस शामिल होती है जो कि यहाँ पे मौजूद है। जैसे हमने यहाँ पर गैस और ये नीचे इसका प्रोपेलेंट मिक्सचर मौजूद है। अच्छा, अब बात क्या है कि ये दोनों आपस में एक तरह से मिक्सचर बना हुआ है, मिक्स है हमारे पास। इसमें जब हम इसको ऊपर से प्रेस करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग यहाँ से प्रेस यानी ये कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के बाद यहाँ से एक प्रेशर डेवलप होता है। ये प्रेशर इस नोजल इस ट्यूब के जरिए से इस लिक्विड को गैस के साथ मिक्स करके बाहर की तरफ एग्जिट कर देता है। देखिए अब मैंने इसको यहाँ पे प्रेस कर दिया, ये प्रेस किया तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ। कंप्रेस होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से ये पूरा का पूरा जो मिक्सचर था ये इस नोजल के जरिए से इस ट्यूब के जरिए से नोजल और फिर नोजल से वो बाहर प्रेशर से बाहर की तरफ एग्जिट हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल फंक्शन। लेकिन अब जो बताने वाली यहाँ पर समझने वाली बात है वो ये कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक है प्रोपेलेंट मिक्सचर और एक है लिक्विफाइड गैस जो इनके यहां पर इसमें मौजूद है। ये जो प्रोपेलेंट होता है ये एक लो बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब ये लो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो इसका मतलब है कि ये किससे लो होगा? रूम टेम्परेचर जो इस एरोसोल के बाहर जो यहां पर एनवायरमेंटल टेम्परेचर है उससे इस लिक्विफाइड गैस का प्रोपेलेंट का जो टेम्परेचर है वो कम होता है। तो होगा ये कि जब ये यहां से निकलने लगेगी, ये गैस जब यहां से निकलने लगेगी तो ये गैस बन चुकी होगी। हालांकि ये पहले लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन जब हमने इसको प्रेस किया तो प्रेस करने के साथ साथ ही ये फौरन ही गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो
ये हमारे पास गैसेस स्टेट में आ गया। और जो हमारे पास एक दूसरी चीज प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद है, ये हाई बॉइलिंग पॉइंट पर है कि एनवायरमेंटल यानी रूम टेम्परेचर से ज्यादा इसका टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो होता ये है कि जब ये यहां से निकलता है तो ये दोनों के दोनों यहां से जब निकलते हैं मिक्सचर की फॉर्म में, तो इसमें वेपर्स के ड्रॉप्स भी होते हैं, ये ड्रॉप्स भी होते हैं, लिक्विड के ड्रॉप्स, और इसके साथ साथ एक गैसेस स्टेट में भी हमारे पास वो गैस मौजूद होती है जो यहां से नोजल के जरिए से बाहर आ रही होती है। अच्छा, अब ये तो है हमारे पास एक एरोसोल का एक स्ट्रक्चर जो हमने आपके सामने रखा। अब हम आते हैं पेज नंबर 81 पे। देखिए पेज नंबर 81 पे आपको एक टॉपिक नजर आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है एरोसोल। इसमें आपको यहां पे जो इसका थर्ड पैराग्राफ है, इस थर्ड पैराग्राफ में आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये कौन कौन से एरोसोल्स अवेलेबल होते हैं, हमारी जो रूटीन की लाइफ में भी मौजूद होते हैं। इसको आप देख लीजिएगा। अब इसकी एक्सरसाइज के मुताल्लिक देखिए, एक्सरसाइजेस के हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ए बी सी डी 4 पार्ट्स आपको दिए थे, और इन 4 पार्ट्स के साथ साथ अब हम आगे जब इसको देखते हैं, बल्कि ई तक आपको दिया था हमने, अब हम अगर इससे आगे देखते हैं तो यहां पर एफ जी एच, मैं एक एक करके पढ़ रहा हूं आपके सामने। आप अपने पेज नंबर 82 पर आ जाइए तो ये आपको नजर आएगा। एफ में लिखा है, इन व्हाट वेज इज द प्रेशर इन गैसेस द सेम एज द प्रेशर इन लिक्विड्स। वो कौन से रास्ते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिसमें प्रेशर लिक्विड का और गैसेस का सेम होता है। फिर आगे वो पूछता है कि हाउ इज इट डिफरेंट, वो कहां कहां पर डिफरेंट भी होता है। तो वो तमाम चीजें आपको जरा सोचनी है। हमारे पिछले लेक्चर्स तमाम के तमाम आप देखिए, और देखने के बाद इसका आंसर आप हमें लिख के देंगे। जी में कहते हैं कि व्हाई डज द प्रेशर इन गैसेस राइज व्हेन दे आर कंप्रेस्ड। ये आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में आपको हमने ये बात बताई थी कि किस तरह से ये टेम्परेचर की वजह से जो है वो प्रेशर में चेंज आती है। इसको आप ज़रा देखिएगा। और दूसरी बात ये भी बताई थी कि जब वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो फिर भी प्रेशर इसका इंक्रीज करता है। वहीं से इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। एच में डिस्क्राइब अ साइफन एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। आपको याद है कि छोटा सा हमने टॉपिक लास्ट में किया था, वही साइफन था जिसमें हमने एक टैंक के जरिए से वाटर को का आउटलेट बनाने की हमने कोशिश की थी। अच्छा, इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो तकरीबन वैसा ही है जो लिक्विड ऊपर हमारे पास यहाँ पे रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर डी पार्ट में बताया था कि ऑन वर्ड डज द प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड्स। यहाँ पर स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच द प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड्स। तो आप ये सेकंड क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, बस वो जो आपने डी पार्ट किया था वही एनफ है। थर्ड क्वेश्चन में यानी सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं करना है। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब ये आप कैसे करेंगे? आपको मालूम है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो हमारे पास कौन सी ऐसी रूटीन की चीजें हैं, आप इसमें साइफन इस्तेमाल कर सकते हैं। साइफन वाला एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। और जो हमने ब्रेक सिस्टम वाला एक एक्सपेरिमेंट एक एक्टिविटी की थी, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वुड यू शो बाय एन एक्सपेरिमेंट दैट द प्रेशर एट अ गिवन पॉइंट इन अ लिक्विड इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। क्या आपको याद है कि हमने इसके लिए एक पोलिंजर एपरेटस इस्तेमाल किया था? तो वो पोलिंजर एपरेटस जो है वो इसकी आंसर में आप बना के और इसकी वर्किंग शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपको यहाँ पर एक ब्लैंक्स दे रखी हैं, इसको आप देखिएगा। और इसका ताल्लुक न्यूमेरिकल फॉर्म से है, इसको ज़रा ध्यान से करने की ज़रूरत है, आंसर्स गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 में कैलकुलेट द वाटर प्रेशर ऑन अ स्क्यूबा डाइवर। स्क्यूबा डाइवर पता है आपको कौन होते हैं? वो जो इनसाइड द सी, डीप सी में जब जा रहे होते हैं तो वो वाटर एक स्क्यूबा टैंक उनके कमर पे यानी बैक पे होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वो डाइव करते हैं, दैट आर कॉल्ड द स्कूबा डाइवर।
As he descends into the freshwater lake at 10 meter below the surface, 20 meter below the surface and 30 meter below the surface. तो आप यहाँ पर हमें बताएंगे कि वाटर का प्रेशर कितना होता है। वाटर का प्रेशर याद रखिएगा कि हमारे पास किसके बराबर होता है, यानी प्रेशर ऑफ अ लिक्विड रो जी एच, याद है? तो उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पर वो करेंगे। जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 न्यूटन पर किलोग्राम होती है, तो आप उसको 10 यूज करेंगे। और यहाँ पे हाइट आपको दे रखी है 10 मीटर, 10 मीटर इसकी हाइट दे रखी है, जिसे हम डेप्थ भी कह सकते हैं। और वाटर चूंकि फ्रेश वाटर आपको यहाँ पर दिए हुए, तो फ्रेश वाटर की जो डेंसिटी होती है वो आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, व्हाट इफेक्ट्स डू यू थिंक दिस प्रेशर विल हैव ऑन हिम? व्हाट इफेक्ट्स डू यू थिंक दिस प्रेशर विल हैव ऑन हिम? उसके ऊपर इसका प्रेशर का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा? दैट इज द थिंकेबल थिंग। तो आप यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे। और फिर याद रखिएगा कि ये हमारा चैप्टर तकरीबन अब मुकम्मल हो चुका है, अब इसमें समरी रह गई है, तो इस समरी को ज़रूर पढ़ने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे अगले यूनिट के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।